Sorry, I have to stop that part because of some voice fluctuation. तो हम लोग यहाँ से फिर से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम थे कि देखो सप्लाई गुड्स का हो या फिर प्रिंसिपल करे एजेंट को, एजेंट प्रिंसिपल को करे, डजेंट मैटर, इट डजेंट मैटर। बट द थिंग इज, अगर प्रिंसिपल एजेंट को करता है, एजेंट प्रिंसिपल को करता है, और एजेंट अगर क्या कर रहा है, खुद के नाम पे इनवॉइस बना रहा है, एजेंट क्या कर रहा है, खुद के नाम पे इनवॉइस बना सकता है। तो एजेंट कौन होता है? एजेंट वो होता है जो प्रिंसिपल के बिहाफ पे, किसी के बिहाफ पे क्या कर रहा है, सप्लाई कर रहा है या गुड्स रिसीव कर रहा है, सर्विस रिसीव कर रहा है, वो एजेंट होता है। एजेंट अगर क्या करता है, खुद के नाम पे इशू कर सकता है इनवॉइस। यस, अगर ऐसा होता है तो वो पैरा 3 का शेड्यूल 1 का एजेंट माना जाएगा। और उसने अगर कुछ भी सप्लाई किया प्रिंसिपल को, या प्रिंसिपल हैज सप्लाइड गुड्स टू हिम, उसने गुड्स सर्विस सप्लाई किया, दोनों ने एक दूसरे को, गुड्स सर्विस यहाँ नहीं आएगा, तो यहाँ पे क्या होगा, वो शेड्यूल 1 का एजेंट माना जाएगा। प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप शेड्यूल 1 का है और वो शेड्यूल 1 में कवर होगा, तो विदाउट कंसिडरेशन भी सप्लाई है। बट यहाँ पे अब लॉजिक देखो, एजेंट अगर खुद के नाम पे बना पा रहा है तो वहाँ कंट्रोल की ज़रूरत ज़्यादा है। इनवॉइस एजेंट खुद के नाम पे बना सकता है तो वहाँ कंट्रोल की ज़रूरत ज़्यादा है, इसलिए सीधे बोल दिया कि वो भी सप्लाई है। पर अगर खुद के नाम पे नहीं बनवा पाता, वो खुद के नाम पे क्या नहीं कर पाता, इशूड बाय एजेंट इन द नेम, यहाँ पे नो आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, नो आएगा। चलो ये करेक्शन भी साथ साथ करते जाओ। तो वेदर द इनवॉइस फॉर फर्दर सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, अगर ऐसा है कि नहीं, वो अपने नाम पे इशू नहीं कर सकता, ठीक है, ओके, वेट अ मिनट, यहाँ पे एक चीज़, यहाँ पे सही लिखा है, ये सही लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ लिखा है खुद के नाम पे इशू कर सकता है इनवॉइस। यस, यहाँ लिखा है इशूड बाय एजेंट इन द नेम ऑफ प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है। यस, प्रिंसिपल के नाम पे कर रहा है, खुद के नाम पे नहीं कर रहा, तो फिर ये फॉल ही नहीं होता इस कैटेगरी में। तो यहाँ विदाउट कंसिडरेशन अगर कर रहा है तो फॉल नहीं होता, सप्लाई नहीं है। If the goods procured by agent on behalf of principal, invoice in the name of agent, then supply of goods by agent to principal or principal to agent is covered in para 3, तब वो para 3 में cover होता है। Now another is a del creditor agent। अब ये क्या नई चीज़ है, ये होते कौन है डेल क्रेडिटर एजेंट? तो ही इज इन सेलिंग एजेंट। ये सेलिंग एजेंट है, एंगेज्ड बाय प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इन्हें एंगेज कराते हैं फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस ऑफ बोथ, कॉन्ट्रैक्टिंग पोटेंशियल बायर ऑन बिहाफ ऑफ प्रिंसिपल। बायर्स ढूंढ के लाओ, प्रिंसिपल के बिहाफ पे बायर्स ढूंढ के लाओ, ये है कौन, डेल क्रेडिटर एजेंट। अब यहाँ पे नॉर्मल एजेंट और डेल क्रेडिटर एजेंट में क्या डिफरेंस है? तो नॉर्मल एजेंट डेल क्रेडिटर एजेंट में डिफरेंस क्या है, गारंटी पेमेंट टू सप्लायर। ये क्या करता है, गारंटी देता है कि मैं जिस बायर को लेके आने वाला हूँ वो आपको पेमेंट करेगा। गारंटी द पेमेंट टू सप्लायर। इफ बायर फेल्स टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट, अगर बायर जो है, ये देखो ये सेलिंग एजेंट है, सेलिंग एजेंट है, ठीक है, प्रिंसिपल ने इसको अपॉइंट किया डेल क्रेडिटर एजेंट को, ये कोई बायर लेके आया, ठीक है, इसने सीधे क्या किया, सप्लाई के गुड्स वगैरह प्रिंसिपल के बिहाफ पे, पोटेंशियल बायर को क्या किए, गुड्स वगैरह सेल के इसके बिहाफ पे, प्रिंसिपल के बिहाफ पे, या फिर कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करवाया प्रिंसिपल को, वो लेके आया बायर। वो बोलता है कि अगर मेरे लाए हुए बायर ने पेमेंट नहीं किया तो वो ड्यू डेट को, इफ द बायर फेल्स टू पे द पेमेंट, तो डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करेगा, पेमेंट करेगा सप्लायर को ऑन बिहाफ ऑफ बायर। बायर के बिहाफ पे ये डेल क्रेडिटर एजेंट क्या कर देगा, सप्लायर करेगा किसको, पेमेंट करेगा किसको, सप्लायर को। अब व्हाट आर द मोड्स, किस तरह से पेमेंट कर सकता है, एक्सटेंडिंग शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन, एक्सटेंडिंग द शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन बेस्ड लोन टू बायर। ये शॉर्ट टर्म ट्रांजैक्शन, शॉर्ट टर्म बेस्ड क्या लोन दे सकता है बायर को। फॉर पेइंग सप्लायर, ये क्या करेगा, बायर को लोन दे देगा कि ले मुझसे पैसा ले और सप्लायर को पे कर, या तो ये कर सकता है, और बाद में क्या करेगा, रिकवर कर लेगा इंटरेस्ट के साथ अमाउंट बायर से लेटर डेट पे, बाद में क्या कर लेगा, इंटरेस्ट के साथ
बायर से क्या कर लेगा, ये पैसा रिकवर कर लेगा। डेल क्रेडिटर एजेंट इंश्योर करता है सप्लायर को कि पेमेंट हो जाएगी। अब पेमेंट कैसे होगी, या तो ये बायर को पैसा देगा कि ले मुझसे लोन पे पैसा ले और जाके सप्लायर को पेमेंट करके आ, मैं तुझसे बाद में ये अमाउंट इंटरेस्ट के साथ ले लूँगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो, अगर ऐसा होता है, ठीक है, अगर ऐसा होता है तो यहाँ देखो, यहाँ ये जो शॉर्ट टर्म लोन है जो डेल क्रेडिटर एजेंट ने बायर को दिया है, द शॉर्ट टर्म लोन दैट इज गिवन बाय दिस डेल क्रेडिटर एजेंट टू बायर नो लॉन्गर रिटेन द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिपेंडेंट सप्लाई। यहाँ पे एज एन इंडिपेंडेंट सप्लाई तो है ही नहीं। It is subsumed in supply of goods by Del creditor agent to recipient. अब यहाँ पे वो पूछना क्या चाह रहे हैं कि देखो, एक चीज़ है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि डेल क्रेडिटर एजेंट जो है पेमेंट की गारंटी देता है। पेमेंट की क्या दे रहा है, वो सामने वाला गारंटी दे रहा है। तो वो यहाँ पे पूछ क्या रहे हैं, पहले मैं यहाँ बताती हूँ। ये पूछ रहे हैं कि क्या ये जो डेल क्रेडिटर एजेंट है, डज इट फॉल इन पैरा 3 शेड्यूल 1। क्यों, क्योंकि एक चीज़ बताओ, ये पेमेंट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं बायर के बिहाफ पे पेमेंट भी करवा रहा है, ये पेमेंट में हेल्प कर रहा है, तो क्या हम इसे पैरा 3 में लें? तो वो बोलता है इट डिपेंड्स ऑन इनवॉइस। अगेन फिर इनवॉइस पे डिपेंड करता है। अगर इनवॉइस डेल क्रेडिटर एजेंट के नाम पे है तो हम शेड्यूल 3 में इसे कवर करेंगे। लेकिन अगर सप्लायर के नाम पे है, इफ इनवॉइस इशूड बाय सप्लायर टू कस्टमर हिमसेल्फ और थ्रू डेल क्रेडिटर एजेंट, सप्लायर खुद ही कस्टमर को इनवॉइस देता है या डेल क्रेडिटर के थ्रू खुद के नाम पे ही चीज़ें चल रही है, तो ये इंक्लूडेड नहीं है। इफ डेल क्रेडिटर एजेंट इज नॉट एजेंट अंडर पैराग्राफ 3 Schedule 1, would temporary loan by this Del creditor agent to buyer be included in the value of goods supplied by principal? बहुत ध्यान से समझो, डेल क्रेडिटर एजेंट पेमेंट गारंटी लेता है, इसे पैरा 3 का एजेंट तब मानेंगे अगर इसके नाम पे इनवॉइस है, अदरवाइज नहीं मानेंगे। अब अगर सपोज करो ये पैरा 3 से बाहर चला गया, अब सपोज करो कि ये जो इंसान है ये पैरा 3 से क्या गया, बाहर गया। ये जैसे ही पैरा 3 से बाहर हो गया डेल क्रेडिटर एजेंट, तो एक चीज़ बताओ, जो लोन इसने बायर को दिया था पेमेंट करने के लिए, तो क्या उस लोन को वैल्यू ऑफ गुड्स का पार्ट बनाएंगे? तो बोलते हैं प्रिंसिपल सप्लायर है, ये रेसिपिएंट है। डेल क्रेडिटर एजेंट क्या करता है, यहाँ पे गारंटी देता है इसको कि भाई मैं बोलता हूँ कि पेमेंट हो जाएगी। डेल क्रेडिटर एजेंट क्या है, दोनों को एक तरह से एजेंसी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। ये रेसिपिएंट को क्या देता है, रेसिपिएंट को लोन देता है। ये क्या देता है, लोन एक्सटेंशन देता है रेसिपिएंट को। इफ डेल क्रेडिटर एजेंट यहाँ पे शेड्यूल 1 में एजेंट नहीं माना जा रहा है, तो ये जो लोन डेल क्रेडिटर ने रेसिपिएंट को दिया था, ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है। ये प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस है, ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई, क्योंकि वो एजेंट ही कंसिडर नहीं हो रहा। जब वो एजेंट कंसिडर नहीं हो रहा तो वो इसके लिए भी एज एन एजेंट काम कर रहा है, इसके लिए भी एज एन एजेंट काम कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो लोन दिया है ये एक सेपरेट सप्लाई है, इंडिपेंडेंट सप्लाई है। तो सच इंटरेस्ट चार्ज बाय डेल क्रेडिटर डू नॉट फॉर्म द वैल्यू ऑफ सप्लाई, ये वैल्यू ऑफ सप्लाई नहीं है। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, दूसरा केस, अगर ये शेड्यूल 1 पैरा 3 का एजेंट बनता है, तो अब ये जो लोन दे रहा है बायर को, यहाँ पे वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट स्टेटस खो चुका है। द डेल क्रेडिटर एजेंट हैज़ ऑलरेडी लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंट स्टेटस, तो ये एक इंडिपेंडेंट सप्लाई नहीं है। तो यहाँ पे इसे सबसम किया जाएगा किसके साथ, वो गुड्स के साथ जो प्रिंसिपल ने सप्लाई किए हैं। सच क्रेडिट नॉट कंसिडर्ड एट ये जो क्रेडिट है ये अब सेपरेट सप्लाई नहीं होगा, इसे सबसम किया जाएगा और जो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड की जाएगी। दैट विल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, वो गुड्स की सप्लाई वैल्यू में इंक्लूड किया जाएगा। आई होप थिंग्स आर क्लियर एंड यू हैव लर्न द कॉन्सेप्ट। डेल क्रेडिटर
क्या देता है, श्योरिटी देता है पेमेंट की, लोन दिया उसने बायर को पेमेंट करने के लिए। अगर वो पैरा 3 में आता है तो फिर क्या है कि ये जो लोन दिया उसमें जो इंटरेस्ट की वैल्यू वो भी गुड्स के वैल्यू का पार्ट बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन कर रहा है। वो क्या कर रहा है, इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन कर रहा है। फिर अब आते हैं हम 4th पैराग्राफ ऑफ शेड्यूल 1। अभी भी शेड्यूल 1 खत्म नहीं हुआ है। नाउ वी आर ऑन 4th पैराग्राफ ऑफ व्हाट, 4th पैराग्राफ ऑफ शेड्यूल 1। यहाँ क्या बोलते हैं, अगर आपने सर्विसेज इंपोर्ट करवाई, अगर आपने क्या किया, सर्विस इंपोर्ट करवाई। सर्विस इंपोर्ट करने वाला कौन है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस बाय रिलेटेड पर्सन, import of service by related person from his establishment outside India. Import of service by the related person from his establishment outside India. एक related person import कर रहा है या फिर इसके establishment से उसने क्या किया है, either a related person import service, either a related person import service or the service is taken from establishment outside India, his establishment that is located outside India, without consideration in course furtherance of business, without consideration in course furtherance of business। तो ये सप्लाई है। पहला बोला था इम्पोर्ट ऑफ सर्विस वेदर देयर इज कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस और नॉट, कंसिडरेशन होना चाहिए। 7(1)(b) ये बोलता है। अब यहाँ पे कहाँ आ गए हम, यहाँ पे आ गए शेड्यूल 1 में, जहाँ बोलता है कि इम्पोर्ट ऑफ सर्विस रिलेटेड हो या फिर अपने इस्टेब्लिशमेंट से करवाया हो, कंसिडरेशन नहीं हो, लेकिन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में अपने बिजनेस के लिए फ्री में कुछ मंगवाया तो इसे हम सप्लाई मानेंगे, और ऊपर से आप रिलेटेड पर्सन हैं। तो यहाँ पे एनालिसिस बोल सकते हैं कि अगर सर्विस इंपोर्ट की, यहाँ हम क्या बोल सकते हैं, अगर सर्विस क्या की गई है, इंपोर्ट की गई है विद कंसिडरेशन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, विद कंसिडरेशन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो या विदाउट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस हो, विद और विदाउट कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस दोनों ही केस में ये सप्लाई है, दोनों ही केस में ये सप्लाई है, एंड इट विल बी टैक्सेबल। दोनों ही केस में सप्लाई है तो टैक्सेबल है। अब यहाँ पे बोला है लेकिन अगर विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन मंगवाते हैं, विदाउट कंसिडरेशन रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन मंगवाते हैं लेकिन कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस में, तो वो सप्लाई है। और अगर कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है तो क्या होगा, रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन से अब आप मंगवा रहे हो, कोर्स फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं है, कंसिडरेशन नहीं है, तो फिर वो सप्लाई नहीं है। लेकिन यहाँ पे फिर वही हो गया, ये दूसरा ही केस है, अदर केस, यहाँ पे वो टैक्सेबल नहीं है, मतलब सप्लाई नहीं है। ठीक है, अब कुछ सेल्स प्रमोशन का क्लासिफिकेशन दिया है, देख लेते हैं। यहाँ क्या बोला है, स्पेशल ऑफर दिया जाता है, बिजनेस स्पेशल ऑफर दे रहा है सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए। सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज करने के लिए बिजनेस ने क्या दिया, आपको स्पेशल ऑफर दिया, एंकरेज कर रहा है यूज ट्रायल ऑफ प्रोडक्ट वगैरह टू अट्रैक्ट न्यू कस्टमर। तो स्पेशल ऑफर अगर दिया गया है न्यू कस्टमर अट्रैक्ट करने के लिए इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सेल्स वॉल्यूम, तो 7(1) ये सीधे सीधे क्या बोल रहा है, अगर फ्री ऑफ कॉस्ट है मतलब विदाउट कंसिडरेशन मतलब नो सप्लाई एक्सेप्ट इफ कवर इन शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में कवर है तो ठीक है, नहीं है तो फिर ये सप्लाई नहीं है। फ्री सैंपल दे रहे हो, सप्लाई नहीं है, फिर से वही कहानी है, फ्री सैंपल है, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन शेड्यूल 1 में तो सप्लाई अदरवाइज नहीं है। बाय 1 गेट 1 फ्री, देखो बाय 1 गेट 1 फ्री बोला जाता है, पर बेसिकली क्या है, सिंगल प्राइस पे दो चीज़ें दी जा रही है, कंसिडरेशन है, तो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज सप्लाई। बट अब ये मिक्स सप्लाई है या कंपोजिट सप्लाई, दैट विल डिपेंड, इसका रेट डिपेंड करेगा, इस पर क्या टैक्स रेट लगेगा, इट विल डिपेंड ऑन वेदर इट इज मिक्सड और कंपोजिट रेट ऑफ सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई, मिक्स सप्लाई, उस पर इसका रेट डिपेंड करेगा। ठीक है, 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c we have done. ठीक है, now we are on another, that is whether an activity or transaction सप्लाई है। चलो एक एक्टिविटी एक ट्रांजैक्शन 7(1)(a) के अकॉर्डिंग क्या है, सप्लाई है। अब वो सप्लाई ऑफ गुड्स है या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस है, कोई एक्टिविटी है, कोई ट्रांजैक्शन है, भैया चलो वो 7(1)(a) के अकॉर्डिंग सप्लाई हो गया। 7(1)(a) तो डिसाइड करता है सप्लाई है या नहीं, पर अब वो
सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये डिसाइड करने वाला कौन है? ये डिसाइड करने वाला आता है स्केड्यूल 2। ये डिसाइड कौन करेगा? स्केड्यूल 2 डिसाइड करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम करते हैं स्केड्यूल नंबर 2, फिर आते हैं स्केड्यूल 3 जो बताता है कि कुछ ट्रांजैक्शन ऐसे हैं जो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स हैं ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। दे आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, दे आर नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स, दे आर नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस। नेगेटिव लिस्ट में उन्हें कवर किया है, तो वो है स्केड्यूल 3। स्केड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन को जाता है। स्केड्यूल 2 कहता है कि गुड्स का सप्लाई है, सर्विस का सप्लाई, ये स्केड्यूल 2 डिसाइड करेगा। और स्केड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट बताता है, दैट इज नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस। ये पूरी हमारी जो बची है अब ये नेगेटिव लिस्ट है यहाँ। दिस इज वॉट, दिस इज स्केड्यूल 2। ये क्या है हमारा स्केड्यूल 2। आई एम लिटरली टेलिंग यू दिस थिंग। दिस चार्ट्स दैट आई हैव मेड हैव टेकन 2 days ऑफ माइंड। ऐसे नहीं बन रहे, बहुत मेहनत लगी है, बहुत मेहनत लगी है। और इतना इजी ड्राफ्ट करना वॉज नेक्स्ट टू अ टफ टास्क फॉर मी। सारी इधर उधर की जो मेरी चीज़ें हैं, मेरी जो और वर्क है, उन सबको मैनेज करते हुए इट वॉज लिटरली टफ। जहाँ जहाँ लगा कि डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन चाहिए वहाँ पर वो भी किया है, फ्लो चार्ट दिया है, easy लैंग्वेज की है। All you need is take maximum advantage out of it. Take maximum advantage. See, जहाँ पे मुझे लगा एनालिसिस कॉर्नर देना है तो मैंने एनालिसिस भी दिया है। ऐसा नहीं कि सिर्फ चार्ट है तो मतलब चार्ट बुक बोल के ख़त्म। माइंड मैप का मतलब ही है कि उस बुक से आपको सब कुछ मिल रहा है। सी द एनालिसिस कॉर्नर। सी, सो मेहनत लगी है, लिटरली मेहनत लगी है। Everywhere you can see returns तो we have already uploaded, तो रिटर्न का तो आपको भी मिल जाएगा। रिटर्न भी मैंने आप लोग के लिए बना लिया है। ठीक है, चलो नाउ स्केड्यूल 2। स्केड्यूल 2 में क्या पैराग्राफ है, कितने पैरा है? 7 पैराज हैं। स्केड्यूल 2 में कितने पैराज हैं? 7 पैराज हैं। हमको एकदम रट जाना चाहिए, पता है कि सेक्शन 7 क्या है, सेक्शन 7(1)(a) क्या है, 7(1)(b), 7(1)(c), स्केड्यूल 1, स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 3, फिर स्केड्यूल 3 जो है, ठीक है। फिर स्केड्यूल 2 में 7 पैराज है। 7 पैराज का पैरा 1, पैरा 2, पैरा 3, पैरा 4 क्या है? स्केड्यूल 1 क्या है? स्केड्यूल 1 का फर्स्ट पैरा किस चीज़ के लिए बोलता है? वो फर्स्ट वाला बोलता है परमानेंट ट्रांसफ़र डिस्पोजल के लिए। सेकेंड बोलता है गुड्स एंड सर्विस सप्लाई टू रिलेटेड डिस्टिंक्ट पर्सन। पैरा 3 उसका था एजेंट वाले के लिए। एंड पैरा 4 जो अभी हमने किया इम्पोर्ट ऑफ सर्विस के लिए। ये क्या है? इम्पोर्ट ऑफ सर्विस। तो इन दिस वे यू हैव मतलब ड्राफ्टिंग पूरी रहनी चाहिए दिमाग में। एक बार अब ये चार्ट से कर लिया ना आपने, ये माइंड मैप से एक बार पढ़ लिया, उसके बाद लिटरली विद इन हाफ एन आवर और 40 मिनट्स आपका पूरा चैप्टर यूं ही रिवाइज हो जाएगा, क्योंकि आप मेरे साथ लर्न कर रहे हैं। ठीक है, आई वुड लाइक टू टेक अ 5 minutes ब्रेक, फिर उसके बाद हम स्केड्यूल 2 स्टार्ट करके ओवरऑल कंप्लीशन लेंगे। इसका हो जाएगा ईजी है। ठीक है, जस्ट अ 5 minutes ब्रेक। सो लेट अस स्टार्ट विथ स्केड्यूल नंबर 2। कितने पैरा बोले स्केड्यूल नंबर 2 में? मैंने बोला कि देर आर 7 पैराज। देर आर हाउ मेनी पैराज? 7। सबसे पहला बोलता है क्या गुड्स है, क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बताता है स्केड्यूल 2। तो सिंपल सी बात है, अगर क्या हुआ है टाइटल इन गुड्स ट्रांसफ़र, गुड्स का टाइटल ट्रांसफ़र किया है, चाहे प्रेजेंट यूज़ हो, फ्यूचर में ट्रांसफ़र कर रहे हो, अभी प्रेजेंटली ट्रांसफ़र किया या फ्यूचर डेट पे ट्रांसफ़र करने वाले हैं, व्हेन यू ट्रांसफ़र द टाइटल ही गुड्स का ट्रांसफ़र कर रहे हो, इट इज़ ऑलवेज एंड ऑलवेज सप्लाई ऑफ गुड्स। बट टाइटल ट्रांसफ़र नहीं किया, राइट टू यूज़ दिया है, राइट इन गुड्स दिया या फिर अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स दिया, राइट इन गुड्स और अनडिवाइडेड शेयर इन गुड्स, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। टाइटल ऑफ गुड्स, फ़ोन आप मुझसे खरीदने आए, मैंने आपको फ़ोन दे दिया, गुड्स का टाइटल अब आपका, चाहे आप अभी ले जाओ या फिर आपने बोला मुझे इसका ये कलर नहीं चाहिए, मुझे वाइट कलर चाहिए, तो मैंने कहा ठीक है आपको 2 दिन बाद मिल जाएगा। तो आप 2 दिन बाद ले रहे हैं, आपको फ्यूचर में वो ट्रांसफ़र हो रहा है, गुड्स तो ट्रांसफ़र हो गए।
गुड्स तो ट्रांसफर हो रहे हैं, टाइटल ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स, दैट इज व्हाट, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। लेकिन अगर आपको राइट इन गुड्स चाहिए, आपको सिर्फ यूज करने के लिए चाहिए, तो राइट इन गुड्स इज व्हाट, सप्लाई ऑफ सर्विस। अनडिवाइडेड शेयर का मतलब है हम लोग ने रेंट पे एक फ्लैट लिया, 4 फ्रेंड्स हैं, 4 फ्रेंड्स ने रेंट पे फ्लैट लिया और एक फ्रिज खरीद लिया चारों ने मिलके। एक जा रहा है तो क्या अब वहां पे इंटरेस्ट को आप डिवाइड नहीं कर सकते। अब वो एक फ्रिज किसका होगा, नहीं, वो एक जा रहा है, वो बोल रहा है फ्रिज में मैंने भी पैसे लगाए थे, तो हम क्या करेंगे, उसको शेयर बता देंगे, तो उसके पैसे दे के जा रहा है, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। तो दिस इज पैरा 1 रिलेटेड टू टाइटल, अगर गया तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, और अगर राइट जा रहा है तो सप्लाई ऑफ सर्विस है। कमिंग नेक्स्ट टू पैरा नंबर 2 दैट इज रिलेटेड टू लैंड एंड बिल्डिंग। Land and building, lease, tenancy, easement, license to occupy the land or lease letting building, including commercial industrial complex for business commerce, supply of service, but sale of land building not treated as supply। यहाँ पे लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग को लीज पे दिया, टेनेंसी पे दिया, ईजमेंट पे दिया, मतलब आप लैंड एंड बिल्डिंग को अगर क्या कर रहे हो, लीज टेनेंसी वगैरह पे ले रहे हो, ईजमेंट पे ले रहे हो, तो दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन अगर लैंड एंड बिल्डिंग सेल कर दी तो स्केड्यूल नंबर 2 मना करता है, दैट इज नॉट सप्लाई। स्केड्यूल नंबर 3 में दिया है कि दैट इज नॉट सप्लाई, तो इसीलिए स्पेशली लिखा है, बट सेल ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग इज नॉट ट्रीटेड एज सप्लाई। और ये कहाँ दिया है, ये स्केड्यूल नंबर 3 में दिया है। पैरा 1 टाइटल ऑफ द गुड्स दो या फिर राइट इन गुड्स दो। पैरा 2 लैंड एंड बिल्डिंग पे लीज वगैरह है, टेनेंसी लाइसेंस लिया या फिर आपने उसको यूज करने के लिए लिया, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड हमने ये 2 सबसेक्शन, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102, सेक्शन 2 सबसेक्शन 102 जो सर्विस से रिलेटेड डेफिनेशन है वही देख लिया था कि इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें सप्लाई ऑफ सर्विस में जाएंगी, तो वही हुआ। पैरा नंबर 2 ने उसे क्लियरली बोल दिया ये इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, राइट, एंड इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर आता है थर्ड, अगर किसी गुड्स पे, किसी और के गुड्स पे ट्रीटमेंट या प्रोसेस करवा रहे हैं, मतलब जॉब वर्क हो गया, किसी और के गुड्स पे क्या कर रहे हैं, कोई भी ट्रीटमेंट प्रोसेस हो रहा है, दैट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, दैट इज ऑलवेज व्हाट, सप्लाई ऑफ सर्विस। फिर आते हैं हम किस पे, पैरा नंबर 4 पे। पैरा 4 किस चीज़ का है, आपने बिजनेस एसेट ट्रांसफर करी बिजनेस एसेट परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट विद कंसिडरेशन और विदाउट कंसिडरेशन। स्केड्यूल 1 कहता है बिजनेस एसेट परमानेंटली ट्रांसफर करी अगर आपने विदाउट कंसिडरेशन, तो उसने वहाँ पे सप्लाई में ले लिया। तो इसका मतलब अगर आप बिजनेस एसेट क्या कर रहे हो, अगर आप बिजनेस एसेट परमानेंटली ट्रांसफर कर रहे हो विद कंसिडरेशन, तो भी वो सप्लाई। क्यों, क्योंकि सेक्शन 7 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए विद कंसिडरेशन के ट्रांसफर्स को कवर कर लेता है, स्केड्यूल 1 ने विदाउट कंसिडरेशन को कवर कर लिया। वो बोल रहे कैसे भी ट्रांसफर करो, हमेशा क्या है, ये सप्लाई ऑफ गुड्स है। इसकी कैटेगरी क्या होगी, इसकी कैटेगरी होगी सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है। फिर आते हैं हम किस पे, टेम्पररी ट्रांसफर पे। हम किस पे आते हैं, टेम्पररी। एक बार परमानेंट ट्रांसफर कर लिया, टेम्पररी ट्रांसफर किया आपने फॉर प्राइवेट यूज़ के लिए आपने क्या किया, लैपटॉप प्राइवेट यूज़ के लिए कुछ टाइम के लिए दे दिया, अपना लैपटॉप प्राइवेट यूज़ के लिए कुछ टाइम के लिए दे दिया, तो कंसिडरेशन हो या नहीं हो, इट इज़ सप्लाई ऑफ सर्विस। टेम्पररी ट्रांसफर विल बी सप्लाई ऑफ सर्विस एंड परमानेंट ट्रांसफर विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। अगर बिजनेस एसेट है तो other person क्या है, person cease to be taxable person, now the person ceases to be the taxable person and the goods that are part of the business asset। अब क्या हुआ, पर्सन जो था पहले टैक्सेबल पर्सन था, अब वो टैक्सेबल नहीं रहा, तो जो गुड्स बिजनेस असेट का पार्ट थे, गुड्स एंड जो क्या है बिजनेस असेट का पार्ट थे, मान लिया जाएगा कि उनको सप्लाई किया है, लेकिन अगर एज अ गोइंग कंसर्न आपने ट्रांसफ़र किया है उन असेट्स को, बिजनेस को क्या किया है, गोइंग कंसर्न की तरह ट्रांसफ़र किया है, या फिर ये बिजनेस कैरिड बाय पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव हु इज टैक्सेबल पर्सन। एक टैक्सेबल पर्सन था जो अब टैक्सेबल नहीं रहा, तो गवर्नमेंट बोलती है कि अगर नहीं रहा ना, अब तुम टैक्सेबल नहीं रहे हो,
तो अब ये जितना भी स्टॉक है हम मानते हैं तुमने सप्लाई किया है, मुझे टैक्स दे दो। लेकिन अगर तुम एज ए गोइंग कंसर्न इस बिजनेस को किसी और को ट्रांसफर कर रहे हो, मतलब आगे अब ये टैक्स भर देगा। या फिर कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, आप नहीं रहे, कोई लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, वो इस बिजनेस को आगे चलाएगा, जो खुद एक टैक्सेबल पर्सन है, तो वो दे देगा। तो ये 2 केस उन्होंने बोला, इन केसेस में हम उससे सप्लाई नहीं मानते, अदरवाइज ये सप्लाई है। दिस हैज बीन गिवन इन पैरा 4। पैरा 1 था किसके लिए? गुड्स के टाइटल के लिए। 2 था लैंड एंड बिल्डिंग के लिए। फिर 3 था ट्रीटमेंट एंड प्रोसेस के लिए। 4 था ट्रांसफर बिजनेस असेट का। आते हैं पैरा 5 पे। रेंट पे ली इमूवेबल प्रॉपर्टी। यहाँ पे रेंट पे क्या ली? इमूवेबल प्रॉपर्टी। ध्यान रखना पैरा नंबर 2 में लैंड एंड बिल्डिंग के लिए स्पेसिफिकली बोला है, और यहाँ पैरा 5 में पूरी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लिए कहा गया है। तो अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी आपने रेंट पे ली तो इट इज़ ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। ये भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस ही कहलाती है। ठीक है, फिर आते हैं हम कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन किसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग। कंस्ट्रक्शन किसका? कंस्ट्रक्शन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। सर्विस इंटेंडेड फॉर सेल टू बायर। सर्विस इज इंटेंडेड फॉर द सेल्स टू बायर। कंस्ट्रक्शन किसका किया? कंस्ट्रक्शन कॉम्प्लेक्स का किया, बिल्डिंग का किया। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आप किसी कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग का कर रहे हो, जिसे अब आप क्या करोगे? पहले पूरा बनाओगे और फिर सेल करोगे। हम बना ही इसलिए रहे हैं ताकि उसे क्या करेंगे? सेल करेंगे। तो वैसे तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, मैंने कंस्ट्रक्शन करवा के फिर उसे सेल करने के लिए रखा है। फ्लैट है तो आपने ऑलरेडी आके या तो ऑर्डर दे दिया कि अब ये फ्लैट मेरा, एडवांस दे दिया। तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स या बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट करके दे रहे हैं, तो वो कंस्ट्रक्शन इज ऑलवेज सर्विस। लेकिन अगर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट, लेकिन अगर यहाँ लिखा है एंटायर कंसिडरेशन, इफ एंटायर इट इज रिटन ओवर एंटायर, अगर एंटायर कंसिडरेशन आफ्टर कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला है, कंप्लीशन सर्टिफिकेट के बाद मुझे पूरा कंसिडरेशन मिल रहा है, या फिर फर्स्ट ऑक्यूपेंसी करने के बाद, आफ्टर द फर्स्ट ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, कंप्लीशन या फिर ऑक्यूपेंसी विच एवर इज अर्लियर, हम पहले ऑक्यूपाई कर चुके फिर कंसिडरेशन दे रहे हैं, या फिर पहले कंप्लीट हुआ फिर कंसिडरेशन दे रहे हैं, इन दोनों इवेंट में से जो भी पहले हो, तो यहाँ सप्लाई नहीं है। ये फिर यहाँ सप्लाई नहीं, ये तो सीधे बन गई बिल्डिंग, फिर आप बेच रहे हो, मतलब दिस इज सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है। टेम्पररी ट्रांसफर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट का हो, या फिर सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क हो, या फिर एग्री टू रिफ्रेन एन एक्ट, और ट्रांसफर द राइट टू यूज गुड्स। ट्रांसफर द राइट टू यूज गुड्स यूज करने के लिए, दैट इज ऑलवेज सर्विस। ये सब चीज़ें क्या है? सर्विस है। तो इमूवेबल प्रॉपर्टी को रेंट पे देना सर्विस था, और फिर कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग बनाना सर्विस है। लेकिन अगर कंसिडरेशन फर्स्ट ऑक्यूपेंसी के बाद मिल रहा है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट विच एवर इज अर्लियर, उसके बाद एंटायर कंसिडरेशन मिल रहा है, दैट इज नॉट सप्लाई ओवर हियर। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देना सॉफ्टवेयर रिलेटेड वर्क है, या फिर एग्री और रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट है, या फिर ट्रांसफर द राइट टू यूज द गुड्स, इट्स ऑलवेज सर्विस। Coming to para number 6. Coming to what? Para number 6. Para 6 कहता है कंपोजिट सप्लाई। कंपोजिट सप्लाई हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस है। कंपोजिट सप्लाई क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। ऑल्सो कंपोजिट सप्लाई ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। यहाँ जो ऑल्सो लिखा है ना, ऑलवेज है। कंपोजिट सप्लाई इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस इररिस्पेक्टिव ऑफ गुड्स इन्वॉल्व इन इट। उसमें क्या गुड्स इन्वॉल्व है उसको नहीं सोचना है। कंपोजिट सप्लाई इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस, इट इज ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। कंपोजिट सप्लाई में आता है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट या फिर रेस्टोरेंट सर्विस। कंपोजिट सप्लाई में जो है, कंपोजिट सप्लाई तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का होगा, या फिर कंपोजिट सप्लाई रेस्टोरेंट सर्विस का होगा। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट मतलब जहाँ पे हम गुड्स भी देते हैं और काम भी करवाते हैं। ठीक है, तो बिल्ड करना, इंस्टॉल करना, मेंटेन कराना, कंस्ट्रक्शन, रेनोवेशन, फैब्रिकेशन, इम्प्रूवमेंट, ऑल्ट्रेशन, मॉडिफिकेशन, रिपेयर ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज रिलेट टू इमूवेबल प्रॉपर्टी प्लस ट्रांसफर ऑफ गुड्स इन्वॉल्व। यहाँ पे इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड ये चीज़ें और साथ में गुड्स ट्रांसफर हो रहा है, तो यहाँ पे ये कंपोजिट सप्लाई है, सप्लाई ऑफ सर्विस है।
टैक्स लगेगा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रेट के अकॉर्डिंग। टैक्स क्या लगेगा? वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रेट के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर सर्विस और गुड्स इमूवेबल की जगह मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए तो ये कंपोजिट है। लेकिन अगर सर्विस प्लस गुड्स जो दे रहे हैं, ये जो है सप्लाई ऑफ सर्विस और गुड्स मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, तो यहाँ पे ये भी कंपोजिट है, लेकिन टैक्स रेट प्रिंसिपल रेट के अकॉर्डिंग लगेगा। यहाँ पे टैक्स रेट क्या लगेगा? प्रिंसिपल जो एक्टिविटी है उसके रेट के अकॉर्डिंग लगता है। इट इज़ जस्ट फॉर नॉलेज पॉइंट फॉर यू। अगर आप इमूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स को मिक्स कर रहे हैं तो आपको हमेशा वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रेट से टैक्स देना होगा, लेकिन मूवेबल प्रॉपर्टी और गुड्स को मैच करें तो प्रिंसिपल आपको सप्लाई देखना होगा, उसके अकॉर्डिंग यू विल टैक्स इट। कंपोजिट दोनों हैं, बट टैक्स रेट क्या होगा? यहाँ पे प्रिंसिपल रेट से होगा और यहाँ पे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के रेट से। रेस्टोरेंट, कैटरिंग और सप्लाई ऑफ सर्विस वेयर फूड और ड्रिंक इज सप्लाइड फॉर कंसिडरेशन। कैटरिंग और एनी सप्लाई ऑफ सर्विस, कैटरिंग और एनी सप्लाई ऑफ सर्विस जहाँ पे फूड और ड्रिंक सप्लाई किया जा रहा है फॉर द कंसिडरेशन, दैट इज अगेन सप्लाई ऑफ सर्विस। खुद ही बोल ही रहा है, रेस्टोरेंट की सर्विस सप्लाई ऑफ सर्विस है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट कंपोजिट सप्लाई, लेकिन सप्लाई ऑफ क्या आता है? ऑलवेज सप्लाई ऑफ सर्विस। मूवेबल और गुड्स अगर हो जाते हैं तो वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, कंपोजिट है, लेकिन रेट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग लगेगा। वहीं वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट रेट के अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। पैरा 7 unincorporated AOP BOI if transferred goods to members for consideration. Unincorporated AOP BOI transfers the goods. If it transfers goods to members for consideration, it is always supply of goods. अरे goods जा रहे तो सीधे supply of goods है, पैरा 7 में लिखा। 6 composite supply की बात बोलता है, 6 कंपोजिट की बात बोलता है, 5 बोलता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड रेंट का, 4 बोलता है ट्रांसफ़र किया क्या बिजनेस असेट, चाहे परमानेंट करो, टेम्पररी करो या फिर सीज पर्सन सीज टू बी द टैक्सेबल पर्सन। 3 ट्रीटमेंट की बात करता है, 2 बात करता है लैंड बिल्डिंग की एंड 1 बात करता है ट्रांसफ़र ऑफ टाइटल ऑफ गुड्स और राइट टू यूज़ द गुड्स। अब फिर अब आते हैं CBIC क्लैरिफिकेशन। CBIC clarified activity and transaction neither goods nor service। CBIC ने बताया कुछ ऐसी चीज़ें हैं, कुछ ऐसी एक्टिविटी है, ना तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस है। अब वो बोलते हैं इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है। क्या हो रहा है? इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ वेरियस मोड ऑफ कन्वेंस। वेरियस मोड्स हैं ये कन्वेंस के अलग अलग मोड्स दिए हैं, इनका भी क्या होता है? इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है। इंटर स्टेट मूवमेंट सामान लेके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाते हैं। बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन, महाराष्ट्र से इंदौर में ये ट्रक आता है सामान लेके साथ में, ठीक है, तो वो क्या बोल रहे हैं? डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में भी क्या है? इंटर स्टेट मूवमेंट होता है, और जहाँ ये कन्वेंसेस जो हैं मूव करते हैं एज एन इंटर स्टेट। इसमें ट्रेन हो सकता है, बस, ट्रक, टैंकर, ट्रेलर, वेसल, कंटेनर, एयरक्राफ्ट, कुछ भी हो सकता है। अब ये करेंगे क्या? इट कैरीज गुड्स और पैसेंजर और बोथ। हो सकता है इसमें गुड्स पैसेंजर हों, दोनों हों। हो सकता है ये रिपेयर मेंटेनेंस के लिए जा रहा हो, या फिर इफ़ मूवमेंट फॉर फर्दर सप्लाई, या फिर इसका खुद का फर्दर सप्लाई हो रहा है। ये खुद ही क्या है? सप्लाई हो चुके हैं, तो फर्दर सप्लाई के लिए जा रहे हैं। तो देखो, अगर ये गुड्स वगैरह लेके जा रहे हैं, पैसेंजर वगैरह लेके जा रहे हैं, तो इन पे कोई टैक्स नहीं लगेगा। इट विल नाइदर बी सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर बी सप्लाई ऑफ सर्विसेज, नो IGST। या फिर ये खुद अभी रिपेयर होने के लिए जा रहे हैं तो टैक्सेस नहीं लगेंगे, लेकिन खुद ये अगर फर्दर सप्लाई हो रहे हैं तब IGST लगेगा। सिमिलरली यहाँ पे बोला है रिग्स, टूल्स, स्पेयर्स, ऑल द गुड्स ऑन व्हील। इसके साथ में इसके अंदर जो है कुछ स्पेयर पार्ट, टूल्स वगैरह सब रखे हैं। तो बोलते हैं कि देखो स्पेयर पार्ट, टूल्स वगैरह जा रहे हैं, अगर यहाँ पे ये फर्दर सप्लाई के लिए जा रहे हैं वो टूल्स वगैरह, तब तो क्या होगा? IGST लग जाएगा। पर अगर ये सिर्फ मूवमेंट है, फर्दर सप्लाई के लिए नहीं जा रहे हैं, तो यहाँ पे ना तो ये सप्लाई ऑफ गुड्स है ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, नो IGST। लेकिन अगर इन पे रिपेयर होता है, रिपेयर चाहे उन कन्वेंसेस का हो या फिर उस पर रखे हुए रिग्स, टूल्स, इन सब का रिपेयर हो, तो ये जो रिपेयर हो क्या रहा है, तो वो रिपेयर की जो अमाउंट है, वो रिपेयर की अमाउंट पे CGST, SGST एज द केस में भी लग जाएगा। उस रिपेयर के अमाउंट पे जो भी होगा CGST, SGST वो लग जाएगा।
ठीक है, एज द केस में भी। तो एक छोटा सा क्लैरिफिकेशन है, ये क्या है, क्लैरिफिकेशन है कुछ एक्टिविटीज़ के लिए। दिस इज़ योर स्केड्यूल 2, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ स्केड्यूल 2। फिर यहाँ पे क्या है, ये छोटे छोटे क्लैरिफिकेशंस हैं। अब ये क्या है, छोटे छोटे यहाँ पे क्लैरिफिकेशंस हैं, और साथ में ये है हमारे ओवरऑल जो स्टडी मटेरियल में दिया है वो सारे क्लैरिफिकेशन है। अभी आपका स्केड्यूल 3 छूटा है, नेगेटिव लिस्ट, कंपोजिट एंड मिक्स सप्लाई और नेगेटिव लिस्ट। फिर अपन ये क्लैरिफिकेशन ले लेते हैं। I hope things have been pretty much clear and now you would be really able to go through this charts very easily. ठीक है, I'm trying my level best, what I can give best to you. बट अभी इतने ज़्यादा व्हाट्सएप मैसेज वगैरह आते हैं, कई बार बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझसे स्किप हो जाते हैं मैसेज। सो अगर मैं नहीं रिप्लाई कर पा रही हूँ, या फिर यहाँ से हमारी तरफ से स्टडी मेड इजी की तरफ से या पर्सनल ट्यूटर की तरफ से जब भी रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो इट्स जस्ट बिकॉज नाउ वी आर एक्चुअली रिसीविंग लॉट्स ऑफ मैसेजेस एंड एक्चुअली मैनी स्टूडेंट्स हैव टेकन दिस चार्ट्स एंड इफ़ यू वांट यू कैन ऑल्सो, नंबर ये रहा, पेड है ऑब्वियसली, जिससे चाहिए उस पर कॉन्टैक्ट कर लेना। ठीक है, प्रोसीजर वगैरह सारे आपको मैसेज कर दिए जाएंगे कि कैसे लेना है, क्या करना है। बट इफ़ यू टेक, रियली बेनिफिट बहुत है। चलो अब आते हैं शेड्यूल 3। शेड्यूल 3 है, कहता है नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, ना तो गुड्स ना ही सप्लाई ऑफ सर्विस, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स होगा, ना ही सप्लाई ऑफ क्या होगा, सर्विस होगा। ठीक है, पहले शेड्यूल 3 करते हैं। फिर ये छोटी सी चीज़ यही दी है कि एक्टिविटी ट्रांजैक्शन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी की तरह करेगी, इफ़ दे आर एंगेज्ड एज अ पब्लिक अथॉरिटी, तो यहाँ पे क्या है, कुछ चीज़ें दी गई हैं कि अगर पब्लिक अथॉरिटी की तरह किया तो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा। ठीक है, फिर वही हमने यहाँ पे देख लिया, लाइसेंस फीस फॉर अल्कोहलिक लिकर का ग्रांट करने का जो है, ये भी हम अमेंडमेंट में करके आए। तो यहाँ पे वही बोला है, एक्टिविटी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी पब्लिक अथॉरिटी की तरह करेगी, जैसे कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, तो वो नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस रहेगा, वो एग्जेम्प्टेड रहेगा इन शॉर्ट। ठीक है, गवर्नमेंट और काउंसिल रिकमेंडेशन नोटिफाई द ट्रांजैक्शन एज सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सर्विस, सप्लाई ऑफ सर्विस नॉट गुड्स। तो ये 7(3)(a)(b) ये बोलता है कि गवर्नमेंट काउंसिल रिकमेंडेशन से बता देगी क्या चीज़ सप्लाई ऑफ गुड्स है, क्या चीज़ सप्लाई ऑफ सर्विस में कंसिडर की जाएगी। ठीक है, शेड्यूल 3 पे आते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो शेड्यूल 3 क्या है, इट इज़ आउटसाइड द रिल्म ऑफ सप्लाई, सप्लाई ही नहीं है। एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को जो भी सर्विस इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट देता है, नाइदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विस, सप्लाई नहीं है। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को अमाउंट दे रहा है, तो एम्प्लॉयर अमाउंट दे रहा है एंड इट इज़ रिसीव्ड बाय एम्प्लॉय ऑन प्री मैच्योर टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उसके लिए क्या है, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है, वो भी क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है, ना ही सप्लाई ऑफ गुड्स है। तो एम्प्लॉय एम्प्लॉयर को अगर एम्प्लॉयमेंट के टाइम जो भी सर्विस देता है, दैट्स नॉट सप्लाई। प्री मैच्योर टर्मिनेशन हो रहा है, जल्दी उसे निकाला जा रहा है ऑफिस से, उसके लिए एम्प्लॉय को कुछ दिया, तो प्री मैच्योर टर्मिनेशन है किसी कॉन्ट्रैक्ट का, या फिर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को प्री मैच्योर टर्मिनेशन के कारण कुछ दे रहा है, नॉट सप्लाई। सर्विस कैजुअल वर्कर जो डेली बेसिस पे देते हैं, डेली बेसिस पे जो मज़दूरों को जो मज़दूर सर्विस देते हैं, वो सप्लाई नहीं है। कैजुअल वर्कर एम्प्लॉयड बाय कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी फॉर सिक्योरिटी सर्विस टू क्लाइंट। सिक्योरिटी सर्विस वाले जो सिक्योरिटी गार्ड वगैरह अपॉइंट करके देते हैं, तो ये जो वर्कर्स जो हैं, जो एम्प्लॉय किए गए हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी के थ्रू, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी के थ्रू, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो कैजुअल वर्कर्स हैं जो एम्प्लॉय किए गए हैं कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट या सिक्योरिटी सर्विस एजेंसी के थ्रू, जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, यहाँ ये भी क्या है, सप्लाई नहीं है।
तो सप्लाई चाहे एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर को दे, एम्प्लॉयर प्री मैच्योर के कारण एम्प्लॉय को कुछ दे रहा है, या फिर कैजुअल वर्कर डेली बेसिस पे जो है, या फिर सिक्योरिटी या कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए जिन्हें अपॉइंट किया जाता है, तो ये कुछ भी क्या है, सप्लाई नहीं है। फिर आता है सर्विस कोर्ट या ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ। सर्विस बाय द कोर्ट ट्रिब्यूनल दैट इज स्टेब्लिश अंडर एनी लॉ इज नॉट सप्लाई। कोर्ट और ट्रिब्यूनल की सर्विसेज भी क्या है, यहाँ नहीं आएगी। एम्प्लॉय गया कोर्ट में, एम्प्लॉय कहाँ गया, एम्प्लॉय कैजुअल वर्कर्स को लेके सिक्योरिटी गार्ड को लेके जाता है कोर्ट में। एम्प्लॉय कहाँ गया, एम्प्लॉय गया, कैजुअल वर्कर गया, सिक्योरिटी गार्ड गया कहाँ पे, कोर्ट में, ट्रिब्यूनल के पास, और वहाँ पे क्या पता चलता है कि ये भी सप्लाई नहीं है। व्हाट अबाउट द फीस चार्ज बाय कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन। अब यहाँ एक क्लैरिफिकेशन था, ये जो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन है, ये जो फीस चार्ज करते हैं इनका क्या है, ये तो ना तो ट्रिब्यूनल है ना कोर्ट है, पर इन्हें पावर जो दी है, ये पावर तो दी गई है ना इन्हें। ये देखो, ये ट्रिब्यूनल नहीं है, ठीक है, बट एज नॉट सेटअप अंडर, क्यों, क्योंकि ये आर्टिकल 323B के अकॉर्डिंग सेट नहीं होते, पर इनका कैरेक्टरिस्टिक तो ट्रिब्यूनल जैसा ही है, इसलिए इन्होंने भी कोई फीस चार्ज की तो कोई GST नहीं लगेगा, ठीक है। अब क्या हुआ, एम्प्लॉय कहाँ गए थे, कोर्ट में गए थे, लेकिन कोर्ट में काम नहीं बना तो सीधे कहाँ जाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास, या स्टेट लेजिस्लेचर, या पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी के पास। इसका मतलब जो फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, फंक्शन परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, पंचायत, स्टेट लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, होल्डिंग अ पोस्ट इन कंस्टिट्यूशन, तो ये भी क्या है, ये जो फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं ये नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं है। ड्यूटी बाय द डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मेंबर इन बॉडी स्टेब्लिश्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी नॉट डीम्ड एज एम्प्लॉय। डायरेक्टर या चेयरपर्सन, डायरेक्टर चेयरपर्सन क्या है, डायरेक्टर चेयरपर्सन मेंबर ऐसी बॉडी में जो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी ने स्टेब्लिश की है। ड्यूटी बाय द डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मेंबर, ड्यूटी बाय डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मेंबर, ड्यूटी बाय डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मेंबर in the body established by central government, state government, local authority, in the body established by state government, central government, local authority is not deemed as employee। ये employee नहीं है। तो employee, casual workers, security वाले कहाँ जाते हैं, ट्रिब्यूनल कोर्ट में। कंज्यूमर रिड्रेसल भी उनके जैसा ही निकला। फिर ये जाते हैं कि इनके पास मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, लोकल अथॉरिटी, उनके साथ साथ जब वहाँ गए तो फिर डायरेक्टर्स ने भी इनको ज्वाइन कर लिया, डायरेक्टर, चेयरपर्सन, मेंबर्स जो सेंट्रल, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी के स्टैब्लिश किए गए स्टैब्लिशमेंट जो हैं वहाँ पे हैं, तो उन्हें एम्प्लॉय नहीं कहा जाता। फिर ये सब देखा कि यहाँ तो कुछ नहीं होने वाला, तो कुछ लोगों ने सुसाइड कर ली, क्योंकि इनकी बात कहीं नहीं सुनी गई। मतलब फ्यूनरल, ब्यूरियल इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज, फ्यूनरल, ब्यूरियल इंक्लूड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ डिजीज। तो जितना भी इनकी प्रॉपर्टी थी वो लोगों ने सेल कर दी, या फिर एक्शनेबल क्लेम वाले लेकर। जस्ट अ स्टोरी टू रिमेंबर, यहाँ भी कोई एम्प्लॉय था, उसके साथ बहुत अच्छा अत्याचार हुआ, वो कोर्ट गया, रिड्रेसल कमीशन गया, कोई काम नहीं बना। फिर वो मेंबर्स के पास भी पहुँचा, मेंबर्स के वहाँ भी काम नहीं बना। इनफैक्ट डायरेक्टर्स वगैरह भी उनसे मिल गए थे, उन्होंने भी इसकी नहीं सुनी। तो इसको पास यही बचा, फ्यूनरल ब्यूरियल का रास्ता दिखा इसको। उसके पास जितनी भी बची कुछ लैंड थी, बिल्डिंग थी, सेल हो गई। और एक्शनेबल क्लेम में भी कई चीज़ें चली गई। एक्शनेबल क्लेम अदर देन लॉटरी, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, ठीक है। सो दिस इज व्हाट शेड्यूल 3, ये है आपका शेड्यूल 3। नाउ व्हाट आई कैन से, सप्लाई अब ख़त्म हुआ है, अब जाके सप्लाई की डेफिनेशन ख़त्म हुई है। और ये क्या है फिर, ये सब सिर्फ एक तरह से मैं ये बता सकती हूँ, दिस आर क्लैरिफिकेशन, दिस आर ऑल व्हाट क्लैरिफिकेशंस जो इशू किए गए हैं इंस्टीट्यूट की तरफ से, ये सारे वो क्लैरिफिकेशन है। तो करते हैं हम 15 मिनट्स 20 मिनट्स मोर ओवरऑल चैप्टर नंबर फर्स्ट सेकेंड, दैट इज सेकेंड फॉर CA final, second for IPCC, November 2020 with amended mind maps will be over now, ठीक है। Let's take a 2 minutes break and we will start it up again. चलो
तो अब आ जाते हैं हम थोड़े बहुत छोटे छोटे से क्लैरिफिकेशन वगैरह हैं, वेरियस सिचुएशन देख के रखिए। सबसे पहले टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट। टैक्सेबिलिटी ऑफ व्हाट? टैक्सेबिलिटी ऑफ टेनेंसी राइट। यहाँ बोलते हैं देखो लैंडलॉर्ड, एज एन लैंडलॉर्ड क्या होता है, कई बार जब टेनेंट आपके प्लेस को वेकेंट नहीं करता तो आपको उसे क्या पे करना होता है? टेनेंसी प्रीमियम पे करना पड़ता है टू गेट द प्रॉपर्टी वेकेंट। ये लैंडलॉर्ड है, ये देखो ये लैंडलॉर्ड पे कर रहा है, किसको पे कर रहा है? ये पे कर रहा है टेनेंट को कि भैया खाली कर दे मेरी जगह। या फिर क्या होता है, कई बार जब लैंडलॉर्ड किसी टेनेंट को अपनी प्रॉपर्टी एज इन रेंट देता है तो यहाँ पे ही एक्वायर्स द टेनेंसी राइट। टेनेंट क्या कर रहा है? टेनेंसी राइट एक्वायर कर रहा है और उसके बदले में पे क्या कर रहा है? पगड़ी पे कर रहा है, दैट इज पेमेंट ऑफ टेनेंसी प्रीमियम। अब ये पे कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है? टेनेंसी प्रीमियम का एक्सचेंज हो रहा है। एक सिचुएशन में लैंडलॉर्ड देता है, एक सिचुएशन में टेनेंट भी क्या करता है? टेनेंसी प्रीमियम दे रहा है। आगे चल के देखें तो टेनेंट के पास एक ऑप्शन है, वो सेल कर सकता है इस टेनेंसी राइट को। ये सेल कर सकता है टेनेंसी राइट ऑफ द प्रॉपर्टी और शेयर करेगा, उसमें से जो भी उसको मिल रहा है वो शेयर करेगा ओनर के साथ एज पर द टेनेंसी एग्रीमेंट। तो यहाँ पे ये जितना भी ट्रांसफ़र वगैरह हो रहा है तो वो पूछते हैं कि क्या ये सप्लाई है, तो हम जानते हैं हाँ भाई ये टेनेंसी राइट ट्रांसफ़र जो हो रहा है, टेनेंसी राइट का ट्रांसफ़र अगेंस्ट द टेनेंसी प्रीमियम। ये जो ये सिचुएशन 1, सिचुएशन 2, सिचुएशन 3, यहाँ पे ये जो टेनेंसी राइट्स ट्रांसफ़र हो रहे हैं विद टेनेंसी प्रीमियम, बट ऑब्वियस ये सप्लाई है, कहाँ से पता चला? लीजिंग और रेंटिंग अंडर पैरा 2 शेड्यूल 2। पैरा 2 शेड्यूल 2 में जो हमने पढ़ा है, कहाँ पढ़ा है मैम? अभी तक तो हमें ऐसे याद नहीं है कि यहाँ कुछ पढ़ा हो हमने। रुको तो एक बार दिखा देते हैं। ये याद है लैंड एंड बिल्डिंग टेनेंसी वगैरह। तो यहाँ पे वही बोला है कि अगर आप ऐसा करते हैं तो यस ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, सप्लाई ऑफ सर्विस है। इनफैक्ट एनी स्टैम्प ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेविड ऑन सच ट्रांसफर ऑफ टेनेंसी राइट। अगर कोई टेनेंसी इस टेनेंसी राइट पे स्टैम्प ड्यूटी या रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी लेवी हुए तो उस पर भी IGST लगेगा, सॉरी उस पर भी GST लगेगा, उस पर भी क्या लगेगा? GST लगेगा। लेकिन हाँ अगर ये जो टेनेंसी राइट है रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए, रेसिडेंशियल के लिए, तो उसको एग्जेम्प्ट करके रखा है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन में, दैट हैज़ बीन एग्जेम्प्टेड इन व्हाट? एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन। ठीक है। फिर सेकेंड आते हैं हम, एक और बोला है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट। ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है ये काइंड ऑफ गुड्स, दिज आर इन द नेचर ऑफ गुड्स, ये सिक्योरिटी नहीं है और इसको फ्रीली ट्रेड किया जा सकता है। इन्हें क्या है? फ्रीली ट्रेड किया जा सकता है। ठीक है। तो वो बोलते हैं देयर इज़ नो एग्जेम्पशन इन GST ऑन इट्स ट्रेडिंग, इसकी ट्रेडिंग पे कोई एग्जेम्पशन वगैरह नहीं दिया गया है। तो ये जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग सर्टिफिकेट है, इसका अगर आपको मेरा वीडियो देखना है तो अमेंडमेंट का एक वीडियो है जिसमें मैंने इसे बहुत अच्छे से समझाया था कि ये कौन सी फील्ड में यूज़ होता है, क्या होता है। तो ये देखो सिक्योरिटी नहीं है पर काइंड ऑफ एक सर्टिफिकेट है जिसे फ्रीली ट्रेड किया जा सकता है और बैंकिंग सेक्टर में ये ट्रेड होता है। तो जब इसे ये लोग फ्रीली ट्रेड कर सकते हैं, इस पर कोई एग्जेम्पशन वगैरह नहीं दिया GST में, तो ऑब्वियसली ये टैक्सेबल है एंड टैक्सेबल है एज अ गुड। ये टैक्सेबल है एंड टैक्सेबल एज अ गुड है, इस पर GST पे करना होता है, ITC अवेलेबल होता है टू बैंक हु बाय द सर्टिफिकेट। ठीक है। अगर इसका ट्रांजैक्शन 2 स्टेट्स के बीच में तो इंटर स्टेट की तरह वो IGST पेबल हो जाएगा, इस पर इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन होगा और फिर IGST भी पे हो जाएगा। मतलब प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट की ट्रेडिंग पे कोई एग्जेम्पशन नहीं है, इससे एज एन गुड की तरह क्या किया जाता है? ट्रीट किया जाता है। तो सप्लाई ऑफ गुड्स है, ITCs पे अवेलेबल हो जाएगा बैंक को जो इसे परचेस कर रही है। ठीक है। फिर आते हैं जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर इज एन अनइनकॉर्पोरेटेड टेम्पररी एसोसिएशन। जॉइंट वेंचर बनता ही क्यों है कि जैसे ही आपका जो भी पर्पस है वो पर्पस फुलफिल हो जाएगा ना, तो वो पर्पस फुलफिल होते से ही ये जॉइंट वेंचर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है। ये लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। ये क्या होता है? लिमिटेड पर्पस के लिए होता है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं अगर ये जो जॉइंट वेंचर है, ये जो जॉइंट वेंचर है, इस जॉइंट वेंचर ने क्या किया? यहाँ पे
raised by. So whether cash calls in joint venture is merely transaction in money. यहाँ बोलते हैं कि ये जो joint venture अगर कुछ cash calls करता है तो कैसे इस जॉइंट वेंचर ने अगर कैश वगैरह मंगवाया, अपने मेंबर्स से मंगवाया, ऑपरेटिंग मेंबर्स है, ऑपरेटिंग मेंबर्स ऑफ जॉइंट वेंचर से मंगवाया, ठीक है, तो क्या हम इसे एज एन मियर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी बोलेंगे? एंड ये बोलेंगे इट इज नॉट इन द नेचर ऑफ कंसिडरेशन फॉर टैक्सेबल सर्विस। ये सिर्फ ये क्या है, मियर ट्रांजैक्शन इन मनी है, ये कोई कंसिडरेशन नहीं है, ऐसा बोलेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, तो वो बोलते हैं कि टैक्सेबिलिटी ऑफ दिस सर्विस, यहाँ पे जब जॉइंट वेंचर पैसा मंगवाता है तो ये टैक्सेबल है या नहीं, ये ट्रांजैक्शन इन मनी है या नहीं, मियर ट्रांजैक्शन ऑफ मनी है या नहीं, ये डिपेंड करेगा ऑन द टर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर। दिस विल व्हाट डिपेंड ऑन द टर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर। अगर ये कैश कॉल रेस किए किसने, ऑपरेटिंग मेंबर ने, ऑन अदर मेंबर, एक ऑपरेटिंग मेंबर दूसरे मेंबर से ये कैश कॉल रेज कर रहा है इन प्रपोर्शन टू पार्टिसिपेटिंग इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर, इन जॉइंट वेंचर में पार्टिसिपेट करने के लिए कैश कॉल जनरेट कर रहा है, मंगवा रहा है टू मीट द एक्सपेंडिचर ऑफ ऑपरेशन। सिर्फ जो जॉइंट वेंचर का काम चलता है उसके एक्सपेंसेस मीट आउट करने के लिए भी कैश कॉल हो सकते हैं। एक ऑपरेटिंग मेंबर दूसरे मेंबर से उसके इंटरेस्ट जितना वो वहाँ से प्रॉफिट लेता है उसके प्रपोर्शन में उससे कॉस्ट भी मंगवा ली। कुछ काम हुआ वहाँ पे जॉइंट वेंचर में, कुछ काम हुआ, खर्चा लगा, तो खर्चा जो लगा उसके लिए क्या किया, वो जो खर्चा लगा उसके लिए उसने क्या किया, जितने प्रोपोर्शन में आप प्रॉफिट लेते हो उस प्रोपोर्शन में आपसे वो कॉस्ट भी मंगवा सकता है, तो ये भी एक तरह का कैश कॉल है। तो बोलते हैं कि कोई चीज़ ट्रांजैक्शन इन मनी है या ट्रांजैक्शन इन मनी नहीं है, दैट विल बी डिसाइडेड ऑन द टर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर। जॉइंट वेंचर एग्रीमेंट में जो लिखा है उसके बेसिस पे डिसाइड होगा। अगर कैपिटल कंट्रीब्यूशन मंगवाया गया है मेंबर्स के थ्रू तो ये इस पे जीएसटी नहीं लगेगा, दैट इज एक्चुअली ट्रांजैक्शन इन मनी, इट इज़ नॉट एक्टिविटी फॉर कंसिडरेशन। कैपिटल कंट्रीब्यूशन अगर आप मंगवा रहे हैं, जैसे 4 मेंबर्स हैं जॉइंट वेंचर के इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग मेंबर, हर कोई 100 रुपये मिला रहा है अपने अपने पार्ट के, 400 रुपये इकट्ठे हुए और कैपिटल इकट्ठे होते सी मशीन खरीद ली। तो ये क्या, कोई चीज़ खरीदने के लिए पैसा मंगवाया, पैसा मंगा के वो चीज़ खरीद ली, कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, दैट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी सप्लाई। वो सप्लाई नहीं है, वो ट्रांजैक्शन इन मनी ही है। लेकिन अगर फिर से 4 लोगों से पैसा मंगवाया जिसमें ऑपरेटिंग मेंबर भी है, 400 रुपये इकट्ठे हो गए। अब ऑपरेटिंग मेंबर के पास खुद के पास एक मशीन पड़ी थी, उसके पास खुद की एक मशीन पड़ी हुई थी, उसने वो मशीन लाके जॉइंट वेंचर को दे दी। तो यहाँ उसने क्या किया, कैपिटल कंट्रीब्यूशन इकट्ठा नहीं किया, यहाँ सप्लाई हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे सप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे ऑपरेटिंग मेंबर यूज ओन मशीन, तो यहाँ पे खुद की मशीन प्रोवाइड करके मेंबर्स के लिए काम कर रहा है, तो ये सप्लाई है, ये सप्लाई है और सप्लाई ऑफ सर्विस है। तो यहाँ समझो कैपिटल कंट्रीब्यूशन इकट्ठा करना जॉइंट वेंचर में इज नॉट सप्लाई, वो मियर ट्रांजैक्शन इन मनी है। पर आप कैपिटल कंट्रीब्यूशन इकट्ठा कर रहे हो और खुद की ही आप पैसा मंगवा रहे हो एंड दैट इज़ नॉट कैपिटल कंट्रीब्यूशन। आप जो मेंबर्स को सर्विस दे रहे हो, सर्विस के बदले में कुछ पैसा ले रहे हो, तो वो क्या है, वो सप्लाई है एंड अकॉर्डिंगली टैक्सेबल है। ठीक है, तो यहाँ पे बिकॉज देयर ऑपरेटिंग मेंबर रिकवर कॉस्ट अप्रोशन, यहाँ पे क्या किया, इस ऑपरेटिंग मेंबर ने मशीन की कॉस्ट रिकवर कर ली और सर्विस फ्रॉम अदर जॉइंट वेंचर इन पार्टिसिपेशन इंटरेस्ट, और यहाँ पे दूसरे मेंबर्स से सर्विस भी ले रहा है और उनके बदले उसको अपनी मशीन से सर्विसेज भी दे रहा है। तो यहाँ पे सप्लाई है बेटा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सप्लाई है। आई होप द थिंग्स आर क्लियर। जॉइंट वेंचर डिपेंड ऑन एग्रीमेंट। प्रायोरिटी सेक्टर है, टैक्सेबल एज गुड, टैक्स लगेगा, आईटीसी मिल जाएगा, और टेनेंसी वालों के लिए भी यही चीज़ है। चलो, कंटिन्यूसली आई एम रिकॉर्डिंग दिस लेक्चर एंड नाउ इट्स लाइक ड्रेन हो गई है थोड़ी सी मेरी एनर्जी, बट ठीक है, हम लोग करेंगे, आज करने का रखा ही है तो करके ही रहेंगे। अब एनालिसिस कॉर्नर पे आता है। सप्लाई है, यस, जीएसटी है, सप्लाई नहीं, जीएसटी नहीं, यस वी नो दैट। टू लेवी जीएसटी ऑन सप्लाई, अगर आपको किसी
सप्लाई पे जीएसटी अप्लाई करना है तो पता है दो चीज़ और क्या चाहिए कि सप्लाई टैक्सेबल पर्सन करे। सप्लाई मस्ट बी फ्रॉम अ टैक्सेबल पर्सन। सप्लाई कौन करना चाहिए? सप्लाई बाय टैक्सेबल पर्सन, और साथ ही साथ ये टैक्सेबल सप्लाई भी होना चाहिए। ऐसा नहीं हो किसी सप्लाई में एग्जेम्पशन दिया है तो वो टैक्सेबल सप्लाई नहीं है तो जीएसटी नहीं लगेगा। तो सप्लाई जीएसटी लगाना है। सप्लाई है, ओके सप्लाई है, लेकिन सप्लाई होने के बाद भी जीएसटी अप्लाई करने के लिए दो चीज़ें देखो, दैट सप्लाई मस्ट बी फ्रॉम अ टैक्सेबल पर्सन एंड इट शुड बी अ टैक्सेबल सप्लाई। ठीक है, तो अगर सप्लाई टैक्सेबल पर्सन ने किसी टैक्सेबल पर्सन को किया हो या फिर नॉन टैक्सेबल पर्सन को, किसी टैक्सेबल पर्सन को करो या नॉन टैक्सेबल पर्सन को करो, दैट डजंट मैटर, दैट डजंट मैटर। रेस्ट्रिक्शन सिर्फ टैक्सेबल पर्सन, सप्लायर टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए, उसके ऊपर है। रेसिपिएंट चाहे टैक्सेबल हो नॉन टैक्सेबल हो फर्क नहीं पड़ता। किसी ऐसे पर्सन को दिया जो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू रजिस्टर्ड है, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सप्लायर क्या होना चाहिए, सप्लायर रजिस्टर्ड पर्सन होना चाहिए, सप्लायर होना चाहिए रजिस्टर्ड। और रजिस्टर्ड का ये मीनिंग दिया है, टैक्सेबल पर्सन का सॉरी ये मीनिंग दिया है कि टैक्सेबल पर्सन जो रजिस्टर्ड है या लाइबल टू गेट रजिस्टर्ड है। तो टैक्सेबल पर्सन जो या तो रजिस्टर्ड या लाइबल टू रजिस्टर्ड है, उसने अगर सप्लाई किया टैक्स लग जाएगा। टैक्सेबल पर्सन का यहाँ टैक्सेबल पर्सन का मीनिंग दिया है। ठीक है, अब ये रजिस्टर्ड पर्सन किसी को भी सप्लाई करे, टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल को, दैट डजंट मैटर। नाउ टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोलियम। टैक्सेबिलिटी ऑफ व्हाट? कॉस्ट पेट्रोलियम। पेट्रोलियम टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर टू रिकवर द कॉस्ट, प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या होता है यहाँ पे देखो, कॉस्ट पेट्रोलियम मतलब क्या? कॉस्ट पेट्रोलियम का मतलब होता है पेट्रोलियम दैट इज टेकन बाय कॉन्ट्रैक्टर। जो कॉन्ट्रैक्टर है, कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है, पेट्रोल की जो खदानें उसने ली हैं उससे पेट्रोल अगर निकलता है तो पेट्रोल को बेच के अपनी कॉस्ट रिकवर करता है। उस पेट्रोल को बेच के जो उसने कॉस्ट लगाई है वो रिकवर करता है, दैट इज कॉस्ट पेट्रोलियम। अब क्या होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट, जो गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर के बीच में होता है। गवर्नमेंट और कॉन्ट्रैक्टर क्या करते हैं, एंटर करते हैं इनटू द प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट। प्रोडक्शन शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट में कौन एंटर कर रहा है? गवर्नमेंट एंड कॉन्ट्रैक्टर एंटर कर रहे हैं। गवर्नमेंट क्यों एंटर कर रही है? बिकॉज गवर्नमेंट हैज़ गिवन द राइट टू कॉन्ट्रैक्ट फॉर एक्सप्लोरेशन, सेल एंड प्रोडक्शन। गवर्नमेंट इसको राइट देती है कॉन्ट्रैक्टर को कि आप एक्सप्लोर करो, उससे सेल करो, प्रोडक्शन करो, आप यूज़ करो वो चीज़ें। और कॉन्ट्रैक्टर उस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करता है, रिस्क लेता है कि वो खुद एक्सप्लोर करेगा, प्रोडक्शन करेगा, डेवलपमेंट कॉस्ट पूरी वो लगाएगा। अब उस जगह पे पेट्रोल निकले नहीं निकले, रिस्क किसकी? हमारे कॉन्ट्रैक्टर की। उस जगह पे पेट्रोल निकलेगा नहीं निकलेगा, इसकी रिस्क पूरी कॉन्ट्रैक्टर की है। अगर कॉन्ट्रैक्टर सक्सीड हो गया, पेट्रोल निकल गया, ही विल रिकवर ऑल द कॉस्ट फ्रॉम सेल ऑफ द पेट्रोल। वो रिकवर कर जाएगा। सक्सेसफुल हो गया उस खदान पे, उस जगह पे, उस माइन में अगर पेट्रोल निकल गया तो वो पेट्रोल सेल करके अपनी कॉस्ट रिकवर कर जाएगा। तो क्या गवर्नमेंट ने यहाँ राइट, गवर्नमेंट हैज सप्लाइड राइट, ठीक है, उसने गवर्नमेंट ने राइट दिया, पर क्या ये सप्लाई है? तो एक चीज़ बताओ, कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहा है, कॉन्ट्रैक्टर गवर्नमेंट को कुछ नहीं दे रहा है, बिकॉज ये कॉन्ट्रैक्टर इज नॉट गिविंग एनी कंसिडरेशन। यहाँ गवर्नमेंट को कोई कंसिडरेशन नहीं दे रहा है कॉन्ट्रैक्टर कि मैं आपके लिए कुछ काम कर रहा हूँ या फिर आपके लिए काम करके मैं अपनी चीज़ें, अपना काम निकाल रहा हूँ। नहीं, कॉन्ट्रैक्टर क्या कर रहा है, जितना पेट्रोलियम निकला उसमें से अपनी कॉस्ट को निकालेगा। जितना भी पेट्रोल क्या है, जितना भी पेट्रोल की वैल्यू निकल रही है उसमें से अपनी कॉस्ट निकालेगा, और ये जो प्रॉफिट है, ये जो प्रॉफिट है, इस प्रॉफिट को वो गवर्नमेंट से शेयर करेगा। ये शेयर करेगा किससे? गवर्नमेंट से शेयर करेगा। तो गवर्नमेंट का शेयर इसके प्रॉफिट में होगा एज कंसिडरेशन बाय द कॉन्ट्रैक्टर, और ये एज अ कंसिडरेशन होगा कॉन्ट्रैक्टर का टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लाइसेंस। यहाँ पे वो बोल रहे हैं देखो, एक्चुअल में वो गवर्नमेंट को कुछ प्रोवाइड नहीं कर रहा है, गवर्नमेंट ने तो उसको राइट दे दिया कि हाँ भैया तुम यूज़ करो, वहाँ वो राइट है, वहाँ वो राइट है। पर यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले वो पेट्रोल निकालेगा, उसमें से उसका कॉस्ट निकालेगा, अब जो प्रॉफिट बचा है वो एज अ कंसिडरेशन वो गवर्नमेंट को दे देगा, उसमें शेयर। और यहाँ पे क्या है, जीएसटी ने इस चीज़ को, ये जो शेयर मिल रहा है इसको एग्जेम्प्ट कर रखा है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा।
ये एग्जाम किया है, ये टैक्स नहीं लगेगा। और ये जो कॉस्ट पेट्रोल की बात कर रहे हैं यहाँ पे क्या लिखा है, टैक्सेबिलिटी ऑफ कॉस्ट पेट्रोल, ये जो भैया वो रिकवर कर रहा है कॉस्ट पेट्रोल, इसकी टैक्सेबिलिटी की बात हो रही है। गवर्नमेंट को जो शेयर गया उसको तो ऑलरेडी एग्जाम कर दिया, सप्लाई है लेकिन एग्जाम कर दिया, लेकिन बात हो रही है कॉस्ट पेट्रोल की। तो कॉस्ट पेट्रोल कोई कंसिडरेशन नहीं है जो कॉन्ट्रैक्टर को मिल रहा है, वो तो बेचारा अपने ही कॉस्ट को रिकवर कर रहा है। इट इज़ नॉट अ कंसिडरेशन रिसीव बाय कॉन्ट्रैक्टर, ये कोई उसको कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ है, गवर्नमेंट ने उसको कुछ कंसिडरेशन नहीं दे दिया है, ये तो वो खुद अपनी क्या कर रहा है, कॉस्ट रिकवर कर रहा है। तो ये टैक्सेबल नहीं है बिकॉज कॉन्ट्रैक्टर कैरी एक्सप्लोरेशन प्रोडक्ट फॉर हिमसेल्फ नॉट फॉर गवर्नमेंट, खुद के लिए किया, गवर्नमेंट के लिए किया, और रिस्क लेने के बाद जो कॉस्ट लगाई उसी को रिकवर कर रहा है ये। तो यहाँ पे इसे कोई भी GST नहीं देना होगा, यहाँ पे ये टैक्सेबल नहीं है। गवर्नमेंट को जो गया वो तो एग्जाम कर लिया, और इसका जो कॉस्ट पेट्रोल ये रिकवर कर रहा है उसको टैक्सेबिलिटी पे नहीं लाना है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी कॉस्ट लगा के उसको रिकवर कर रहा है। तो दैट इज़ नॉट, और उसने गवर्नमेंट ने उसको कोई कंसिडरेशन नहीं दिया है, वो तो गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, सक्सेसफुल हुआ तो मिल जाएगा उसको कुछ, नहीं तो उसकी कॉस्ट भी गई। ठीक है, चलो अब आते हैं फाइनेंशियल सर्विस। फाइनेंशियल सर्विस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेंडिंग, बोरोविंग, मनी का से रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं, बैंक के फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं, मनी को बोरो करवाते हैं, आपको लेंड करते हैं, इन्वेस्टमेंट होता है मनी में, अदर रिलेटेड सर्विस, जितनी भी सर्विस है, दिस आर ऑल ट्रांजैक्शंस इन मनी, ये सारे क्या हैं, दिस आर ऑल ट्रांजैक्शन इन मनी। यस, लेंडिंग करना, बोरोविंग करना, इन्वेस्टमेंट करना, ये सब ट्रांजैक्शन इन मनी है, चाहे चेक हो, ड्राफ्ट हो, प्रॉमिसरी नोट हो, एंड दिस आर नॉट कवर्ड इन द डेफिनेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विस। सही बात है, ये गुड्स एंड सर्विस की डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं है। ऑल्सो इंक्लूड ट्रांजेक्शन इन कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, लेटर ऑफ क्रेडिट, और यहाँ पे कमर्शियल पेपर, डिपॉजिट सर्टिफिकेट, लेटर ऑफ क्रेडिट, ये सब भी इंक्लूड होते हैं। लेकिन हाँ, ये सारे ट्रांजैक्शन इन मनी है, एग्रीड, इस पर GST नहीं आएगा, लेकिन सेपरेट कंसिडरेशन चार्ज किया है तो GST लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इसी तरह सिक्योरिटी की बात कर लो, सिक्योरिटी गुड सर्विस नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी के फैसिलिटेशन के लिए, अरेंजमेंट के लिए अगर आपने कुछ भी अरेंज वगैरह किया है तो वो सर्विस है, दैट इज सर्विस, और उस पर आपको GST पे करना होगा। अब बोलते हैं सिक्योरिटी भी गुड सर्विस नहीं है, लेकिन अगर डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव सिक्योरिटी में कवर्ड है, अगर कवर्ड है यस, तो फिर क्या होगा, सिक्योरिटी में अगर डेरिवेटिव कवर्ड है तो मनी एंड सिक्योरिटी ना तो गुड्स ना सर्विस, लाइबल टू GST है, नो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव कई नेचर के होते हैं, यस, तो इन पे भी GST नहीं लगेगा, क्योंकि डेरिवेटिव सिक्योरिटी में आते हैं और सिक्योरिटी में आते हैं तो GST नहीं लगता। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट थ्रू एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, यहाँ पे सेटलमेंट टेक्स प्लेस थ्रू एक्चुअल डिलीवरी ऑफ कमोडिटी और करेंसी, यहाँ एक्चुअल डिलीवरी होती है तो सप्लाई है, GST है। सिक्योर डेट डज नॉट कंस्टिट्यूट ट्रांजैक्शन इन मनी, सिक्योर डेट मतलब यहाँ कोई ट्रांजैक्शन इन मनी नहीं होता, ये डेरिवेटिव के ही नेचर के होते हैं, सिक्योरिटी होते हैं, तो सिक्योरिटी है तो GST नहीं लगेगा, मतलब डेरिवेटिव सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी है तो GST नहीं लगेगा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी डेरिवेटिव के नेचर होता है तो डेरिवेटिव सिक्योरिटी है तो कोई GST नहीं लगेगा, और सिक्योर डेट भी डेरिवेटिव के ही नेचर का होता है, नहीं लगेगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक्चुअल डिलीवरी हो रही है इसलिए यहाँ पे GST लग जाएगा। हाँ, लेकिन इनके अरेंजमेंट के लिए कुछ भी फीस वगैरह चार्ज की वो सप्लाई है और वहाँ पे GST एप्लीकेबल हो जाएगा, वहाँ पे GST क्या हो जाएगा, एप्लीकेबल हो जाएगा। लास्ट पार्ट, कंपोजिशन एंड मिक्स्ड सप्लाई। कंपोजिशन एंड मिक्स सप्लाई, कंपोजिट का मतलब क्या होता है, टू और मोर टैक्सेबल सप्लाई, याद रखना, दो या दो से ज़्यादा, दोनों सप्लाई टैक्सेबल होने चाहिए, दोनों सप्लाई टैक्सेबल होने चाहिए, दोनों सप्लाई टैक्सेबल होने चाहिए, ये अच्छे से याद रखना। अगर दोनों सप्लाई टैक्सेबल है, यस, दोनों सप्लाई टैक्सेबल है, नेचुरली बंडल है, यस, सप्लाइड इन कंजंक्शन विथ ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में ये साथ में ही जाते हैं, यस, ये कंपोजिट है। लेकिन अगर दोनों टैक्सेबल नहीं है या फिर एक भी टैक्सेबल नहीं है,
नेचुरली बंडल नहीं है तो ये हो गया अपना मिक्स्ड सप्लाई। अगर कंपोजिट सप्लाई है तो प्रिंसिपल सप्लाई के अकॉर्डिंग टैक्सेबिलिटी रेट डिसाइड करेंगे, और अगर मिक्स्ड है तो क्या होगा, हाईएस्ट रेट ऑफ टैक्स जो होगा वो एज एन क्या जाएगा, टैक्सेबिलिटी रेट पे जाएगा। तो यहाँ पे अब कैसे डिसाइड करें भैया नेचुरली बंडल्ड है या नहीं? हाउ डू आई आइडेंटिफाई द सर्विस आर बंडल्ड इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, भाई सब पूछ रहे हैं। तो बोलते हैं कि नॉर्मल एंड फ्रिक्वेंट प्रैक्टिस क्या है, ये देखो सेवरल इंडिकेटर होंगे कि लोग जनरली कैसे लेते हैं। सर्विस रेसिपिएंट एक्सेप्ट सच सर्विस टू बी प्रोवाइडेड इन पैकेज, उसी पैकेज में चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं। मेजॉरिटी ऑफ सर्विस प्रोवाइडर कैसे दे रहे हैं उन चीज़ों को। नेचर ऑफ सर्विस इन बंडल ऑफ सर्विस helps in determination if one service is main and other are incidental for better enjoyment। कहीं ना कहीं ये क्या है, कुछ इंडिकेटर दे कि लोग कैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, जनरली रेसिपिएंट कैसे एक्सेप्ट करता है इस सर्विस को, क्या रेसिपिएंट अलग अलग ले लेता है ये सर्विस, या फिर इस सर्विस के साथ दूसरी सर्विस इसलिए दी जा रही है कि और बेटर एन्जॉयमेंट हो पाए और अच्छे से सर्विस ली जा सके। तो इन चीज़ों को देखते हुए आप डिसाइड करेंगे कि ये नेचुरली बंडल्ड है या नहीं, ये क्या है, नेचुरली बंडल्ड है या नहीं। ठीक है। कार की सर्विस में सर्विस भी जा रही है, गुड्स भी जा रहे हैं, सर्विस भी है, गुड्स भी है, लाइबल टू टैक्स एट द रेट एप्लीकेबल। अगर इनवॉइस अलग अलग दिया है, कार की सर्विस कंपोजिट है या मिक्स्ड है, अब देखो गुड्स भी जा रहे हैं सर्विस भी जा रहे हैं, तो अब किस तरह के हैं, तो देखा जाए तो यहाँ पे क्या है, अगर आपने अलग अलग दे के रखा है, अलग अलग मेंशन किया है इनवॉइस में गुड्स अलग मेंशन किए, सर्विस अलग मेंशन किए, तो रेट क्या होगा, रेट टैक्सेबल हो जाएगा गुड्स के हिसाब से, सर्विस के हिसाब से सेपरेटली, और नहीं तो हाईएस्ट रेट के हिसाब से, क्योंकि ये मिक्स सप्लाई। ठीक है, ये नेचुरल नहीं है, ये मिक्स सप्लाई। फिर ये आता है प्रिंटर पैम्पलेट वगैरह, ये सब जो प्रिंट करवाते हैं। अगर सिर्फ कंटेंट हमने सप्लाई किया, हमने तो सिर्फ कंटेंट दे दिया और बोल दिया भैया छाप के दे दो इस कंटेंट को, हमने क्या किया, कंटेंट ही सप्लाई किया है ना। इफ ओनली कंटेंट इज सप्लाइड बाय द पब्लिशर और पर्सन हु ओन्स यूजेज राइट टू इंटेंजिबल इनपुट, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमने सिर्फ कंटेंट दिया और उसको बोला छाप के दे दो। हमने पब्लिशर जो एज एन पब्लिशर की बात करें, सॉरी, तो पब्लिशर ने क्या है, कंटेंट दे दिया कि ये लो कंटेंट, और मुझे ये कंटेंट क्या करना है, हम किसी बुक पब्लिशर को दे देते कि ये मेरा कंटेंट है, आप क्या करो, इस कंटेंट के बेसिस पे मुझे ये छाप के तुम बेचो, करो जो भी करना है करो, और इसके राइट्स मेरे पास ही रहेंगे, इसके राइट्स मेरे पास ही रहेंगे। तो यहाँ पे क्या है, फिजिकल इनपुट इंक्लूडिंग द पेपर प्रोवाइडर बाय प्रिंटर। यहाँ पे पेपर भले ही उसने प्रोवाइड किए, प्रिंटर वाले ने पेपर प्रोवाइड करे, पर देखा जाए तो ये क्या है, प्रिंसिपल सप्लाई तो सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो पेपर नहीं प्रोवाइड कर रहा है, एक्चुअल में कंटेंट छाप के दे रहा है वो। तो कंटेंट छाप के दे रहा है, पेपर हमें नहीं चाहिए, हमें तो कंटेंट छपा हुआ चाहिए, तो वो कंटेंट जो छपा हुआ हम ले रहे हैं उससे, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, कि भाई प्रिंटिंग करके दे। लेकिन इसकी जगह हम उसको बोलते हैं कि लेटर हेड, हमको बस ये नाम चाहिए, सामान वगैरह जो है, इफ़ प्रिंटेड एनवलप है, कार्ड है, प्रिंटेड बॉक्स वगैरह है, ये सब प्रिंटर अपनी तरफ से देता है, मतलब हमने कुछ ऐसे डिमांड नहीं किए, उसके ही लेटर हेड है, उसके ही प्रिंटर है, सब कुछ वो बॉक्स वगैरह वही देता है, इंक्लूडिंग द पेपर टू प्रिंट, पेपर क्या प्रिंट होगा वो भी उसका है, सारी चीज़ें, हर चीज़ उसकी है। हमने एक लोगो बनवाया, हमने पैकिंग के लिए क्या है, कस्टमर के लिए हमने जो गुड्स बेचते हैं उसकी पैकिंग के लिए हम लोगो बनवाते हैं, हमारे जो पेपर्स रहते हैं, पॉली बैग्स हैं, उस पर हमारा लोगो बना रहता है। तो मेन चीज़ क्या है, वहाँ पे हम ये जो बॉक्सेस वगैरह ले रहे हैं, उससे दर्जनों बॉक्सेस ले रहे हैं, वो सारा सामान लेके बस हमारा लोगो लगा के दे देता है हमको, वो सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं, वो सारी चीज़ें हमको दे रहा है, दैट इज़ सप्लाई ऑफ गुड्स। एंसिलरी क्या है, यहाँ पे मेन क्या है, हमें वो बैग चाहिए, मेन क्या है, हमें वो बैग चाहिए। पर यहाँ क्या है, यहाँ जब बुक्स वगैरह पब्लिश हो रही है तो वहाँ हमें पेज नहीं चाहिए, हमें वो कंटेंट लिखा हुआ चाहिए। तो जहाँ कंटेंट लिखा हुआ चाहिए वहाँ प्रिंसिपल सप्लाई सर्विस, और यहाँ पे प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ गुड्स है। फिर रीट्रेडिंग ऑफ टायर्स, प्रीडोमिनेंट एलिमेंट इज प्रोसेस ऑफ रीट्रेडिंग। रबर यूज फॉर रीट्रेडिंग इज एन एंसिलरी सप्लाई, supply of retreading tire where old tire belong to supply of retired tire, supply of goods। सीधी बात ये बोली
हमारा क्या है, टायर वगैरह है, पुराने टायर को ही सही करके दे देना इज सप्लाई ऑफ सर्विस। लेकिन यही टायर्स जो पुराने टायर्स को बेच देते हैं, पुराने टायर्स वगैरह हैं, इनको बेच देना, दैट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। मतलब ये बहुत सिंपल सा छोटा सा चीज़ है, कोई बहुत ज़्यादा खास नहीं है। तो दिस कंप्लीट्स योर सप्लाई चैप्टर, दिस एंटायरली कंप्लीट्स योर सप्लाई चैप्टर। तो टुडे यू हैव गॉट रिटर्न, you have got supply, study well, study thoroughly, 3 hours आपको इसको डिवोट करने हैं and then start doing the questions। 3 hour में 2 चैप्टर आई थिंक मोर देन सफिशिएंट होते हैं। 2 hours सप्लाई का, 1 hour फॉर योर रिटर्न, खुद से करने जाओगे 5-6 घंटे से कम नहीं लगाओगे, डू इट ओके। और इतना पूरा लिखा हुआ है, चार्ट्स चाहिए तो दिस इज़ द नंबर, ये रहा नंबर, व्हाट्सअप करो, DT IDT कस्टम, इसका सारे चार्ट्स हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्ट ऑन दिस नंबर, व्हाट्सअप ओनली, ठीक है। तो स्टडी वेल, डू वेल, बी पॉजिटिव, ओके, चलो बाय।